सबसे पहले मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तक की तरफ से पानीपत की धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के पत्रकार साथियों को जिन्होंने हमेशा पिछले 35 साल से हमेशा मेरी बात को प्रदेश के लोगों तक और प्रदेश की सरकार तक पहुँचाने का काम किया। और मैं नए साल की, क्योंकि नए साल पे मैं पहली बार आज दिल्ली से वापस आता हुआ अम्बाड़ा रुका हूँ। मेरे साथ विकास और मदन जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, हमारे हरियाणा के प्रभारी बैठे हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मिस्टर पावा जी। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कौमी इंसाफ मोर्चा। एक चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पे एक मोर्चा लगा हुआ है पिछले 1.25 साल से, जो बंदी सिखों की रिहाई के नाम पर देश के और विश्व में बैठे सिखों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जबकि इस मोर्चा पे कौमी इंसाफ मोर्चा के लोग कट्टरपंथी हैं, आतंकवादियों की फोटो हैं जिन्होंने सरदार बेअंत सिंह की हत्या की, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिसने पंजाब में खालिस्तान की नींव रखी, निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, पवित्र दरबार साहब की आड़ में हमारे भारतीय सेना के 90 जवानों को मौत के घाट उतारा, 200 से ज़्यादा जवानों को भारतीय सेना के घायल किया, पंजाब पुलिस के जवानों को घायल शहीद किया, पंजाब के डीआईजी लेवल के अधिकारी को, एएस अटवाल को दरबार साहब परिसर में जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने मारने का काम किया। उस जरनैल सिंह भिंडरांवाला की उस मोर्चा ने, कौमी इंसाफ मोर्चा ने फोटो में लगाई हुई और बंदी सिखों की रिहाई के नाम पर आतंकवादियों की रिहाई की मांग की जा रही है। वो कौन से आतंकवादी हैं? बलवंत सिंह राजोवाना। वो कौन सा आतंकवादी है? जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जगतार सिंह तारा, जिन्होंने सरदार बेअंत सिंह की हत्या की सिविल सेक्रेटरीट पंजाब में और 19 परिवारों को और ख़त्म किया। जो उसके सुरक्षाकर्मी थे वो शहीद हुए। और 2 दिन पहले इस कौमी इंसाफ मोर्चा ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ टकराव किया, खूनी संघर्ष किया, ठीक उस तरह जिस तरह अमृतपाल सिंह ने पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाला की तरह तीर पकड़ के खालिस्तान मूवमेंट चला के, आईएसआई की मूवमेंट चला के फिर पंजाब में आतंकवाद लाने की साजिश रची थी। उसी तरह जैसे अमृतपाल ने पंजाब के थाने पर हमला किया, पंजाब पुलिस पर हमला किया, ठीक जरनैल सिंह भिंडरांवाला की तरह, जिस तरह उन्होंने दरबार साहब की आड़ में जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने अटैक किया भारतीय सेना पर, उस तरह ही अमृतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस पर अटैक किया गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में, भीड़ में गुरु ग्रंथ साहब लेके। अब 2 दिन पहले चंडीगढ़ के एसएचओ जयवीर राणा और रमेश एएसआई बुरी तरह घायल हो गए, जो सेक्टर 11 के थाना के एसएचओ हैं। उनके ऊपर अटैक किया गया कौमी इंसाफ मोर्चा के कट्टरपंथियों का, जो बंदी सिखों के नाम पर आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया किसी कीमत पर भी इन आतंकवादियों को रिहा नहीं होने देगा। और मैंने कल पंजाब के राज्यपाल, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान को चिट्ठी लिखी कि तुरंत जो मोर्चा लगा हुआ है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, जो मोर्चा गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, कानून से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, उस मोर्चे को उखाड़ फेंकने के आदेश दें। अन्यथा मुझे 2004 और 2008 की तरह हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पीआईएल तब फाइल की थी जब बड़ैल जेल ब्रेक किया। 119 फुट की सुरंग बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा व अन्य ने खोदी और फरार हो गए। तो हम किसी कीमत पर भी पंजाब में आतंकवाद नहीं आने देंगे। अगर ये 72 घंटे के अंदर ये मोर्चा ना हटा और जिन कौमी इंसाफ मोर्चा के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ पुलिस पर अटैक किया उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज ना हुआ, तो मुझे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, मेरा संगठन
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करेगा। ये पहला मौका नहीं है जब मैं पीएल में जाऊंगा हाई कोर्ट में। 2004 में जब ब्रैल ब्रेक हुआ तब भी एंटी ट्रस्ट फंड इंडिया ने पीएल फाइल की, जिस पर लैंडमार्क फैसला आया। और 2008 में जब ये दिल्ली से चलते थे आतंकवादी, हवारा हो, ब्योरा हो, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में, फिर हरियाणा पुलिस की सुरक्षा साथ, फिर चंडीगढ़ की, फिर पंजाब की, तो मैंने हाई कोर्ट में 2008 में पीएल पाई कि इन आतंकवादियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से ही हो, जिसे हाई कोर्ट ने अलाउड किया। और ये हवारा चंडीगढ़ फिर बड़ैल जेल में आने की साजिश रच रहा था 2022 में, दिसंबर 2022 में। मैं खुद कोर्ट में पेश हुआ। मेरा एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया एक ऐसा संगठन है इस देश में जो एकमात्र इन आतंकवादियों के खिलाफ आमने सामने होकर कानूनी लड़ाई, सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है, ताकि ये देश में फिर आतंकवाद ना ला सकें। मैं 3 दिन का समय पंजाब की सरकार को दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कौमी इंसाफ मोर्चा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाने और जो चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर के ऊपर जो धरना लगा है इन खालिस्तानियों का, जिन्होंने आतंकवादियों की फोटोएं लगाई हुई, उसको लेकर मैं फिर हाई कोर्ट में पीएल पाऊंगा। दूसरा इशू, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलग कमेटी बन गई है। मैं जो भी लोग हरियाणा की नई कमेटी बनेगी, मैं उनसे मांग करूंगा कि हिंदू और सिखों के भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए जितने भी हरियाणा के गुरुद्वारों में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्डों को हटाया जाए। क्योंकि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा दी दे। जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब को सब कुछ मान लिया, फिर वहाँ गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले पहले आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले के दर्शन होते हैं, फिर ग्रंथ साहब के दर्शन होते हैं। अगर वहाँ फोटोएं लगानी है, पहली पातशाही की लगाओ, दूसरी पातशाही की लगाओ, तीसरी पातशाही की लगाओ, गुरु अर्जुन देव जी की लगाओ, गुरु तेग बहादुर की लगाओ, गुरु अर्जुन देव की लगाओ, बाबा जोरावर सिंह की लगाओ, बाबा फतेह सिंह की लगाओ, माता गुजर कौर की लगाओ, भाई जितने भाई दयाला जी की लाओ, भाई मतीदास, भाई सतीदास की लगाओ। इस आतंकवादी की फ़ोटो लगा के क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं नई कमेटी जो चुनी जाएगी, मैं उससे पूरी उम्मीद करूंगा कि हरियाणा में ये जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले के चित्र गुरुद्वारों में लगे हुए हैं, ये उतारे जाएं। ये सनातन को की भावनाओं को हाथ करते हैं, क्योंकि पंजाब में 35,000 हिंदुओं को मारने की साजिश में जरनैल सिंह भिंडरांवाला का हाथ है। हम किसी कीमत पर भी नई सरकार से भी मांग करेंगे। नैब सैनी सरकार को साधुवाद देते हैं हम, नैब सैनी मुख्यमंत्री बने। नैब सैनी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम हाईकमान, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, उनको साधुवाद देता हूँ कि एक वर्कर, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का बेटा भी, जैसे कहते हैं कि देश में चाय वाले का बेटा, मोदी जी ने उस परंपरा को जन्म दिया कि एक किसान, गरीब किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और मैं आपकी प्रेस के माध्यम से आज नैब सैनी जी को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने शहीद परिवारों के आश्रितों को 50 लाख की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। जब ये राशि 10 से 50 की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने, तब भी हमने उनको सम्मानित किया था, मनोहर लाल खट्टर जी को। अब हम नैब सैनी जी को 1 करोड़ की राशि करने पर हम उनको हरियाणा रत्न का अवार्ड देंगे नैब सैनी जी को। और नैब सैनी जी इस तरह ही हरियाणा को रंगला पंजाब हरियाणा बनाएं, हरियाणा में अमन शांति पैदा करें, हरियाणा से भय भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। और जैसे मुख्यमंत्री के दरवाजे उन्होंने खोलने हैं प्रदेश की जनता के लिए, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो 1966 में किसी ने नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर सर को छत मिलेगी नैब सैनी के नेतृत्व में। और ये जो मैंने भिंडरांवाला की बात उठाई, इसको जो है सहयोग करेगी उनकी सरकार में, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तीसरी, यहाँ एक आशीष धोंचक शहीद हुआ था, मेजर, उसकी बहन का मुझे टेलीफोन आया, मैं उसी चक्कर में आज यहाँ रुका हूँ कि जो शहीद आशीष की वाइफ थी, वो उसकी माँ को छोड़ के आशीष
कि माँ को छोड़ के चली गई अपने घर। अब उनके पास कोई साधन नहीं है खाने का, कोई खाने का साधन नहीं है, कोई रोटी का साधन नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के रक्षा मंत्री एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी सरकार के नेतृत्व में पार्लियामेंट में कि किसी भी कोई भी जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे भारतीय सेना का हो, अगर वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद होता है तो अगर वो मैरिड है तो उतना ही सम्मान 50% उसकी वाइफ को मिले और 50% उसके माँ बाप को मिले, और माँ और बाप की परमानेंट पेंशन मिले। क्योंकि अगर कोई विधवा, किसी की विडो, देखो सबको अधिकार है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो माँ बाप पीछे कहाँ जाएं जिसका एक ही बेटा हो। दूसरी, हम रक्षा मंत्री को मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कारगिल शहीदों को गैस एजेंसियां दिलवाने का काम किया। हमारे एक अम्बाड़े का परिवार, रीटा सोमरा, आपके पानीपत में ही है, जिनको पानीपत में गैस की एजेंसी दिलवाने का काम किया, वो मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने किया। और अब मैं आशीष धोंचक के माता पिता को गैस एजेंसी दिलवाने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलूंगा। और ये एहसान ना किया जाए, एक ऐसी हम मांग करेंगे ज्ञापन के माध्यम से एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा कि जो भी कारगिल में शहीद होता है या जम्मू कश्मीर में शहीद होता है, अगर आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त करता है, भारत माता की रक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देता है, तो उसको कारगिल वाली सुविधाएं दी जाएं। मैंने सबसे पहले 1999 में हमने ये मांग उठाई थी कि गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप शहीद के माता पिता को दिया जाए। तो मैं आशीष धोंचक आज पानीपत की धरती से ऐलान करता हूं कि जब तक आशीष धोंचक के माता पिता को गैस एजेंसी नहीं मिल जाती, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खामोश नहीं बैठेगा। शहीद की बहन का मेरे पास टेलीफोन आना मेरे लिए एक मौत जैसा है। केंद्र सरकार को जगाने का काम करूंगा। नैब सैनी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं नैब सैनी साहब को भी मिलूंगा। और नैब सैनी साहब ने एक और काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उन्होंने गांव की जो पंचायती जगह है उसमें उनको प्लाट देने की बात की। वो हर शहीद को दिया जाए, हर सरकार दे। वो नैब सैनी से बाकी सरकारों को सीखना चाहिए। देखो, शहीदों के लिए हम कुछ भी कर दें, 140 करोड़ देश की जनता तब सोती है। मैं पो के महीने में कितना बड़ा कोट पा के बैठा हूँ, मफरल लेके बैठा हूँ, आप सब पत्रकार साथी चारों तरफ से ढके हुए, और वो हमारी 140 करोड़ जनता तब सोती है जब बॉर्डर पे हमारा जवान जागता है हथियार लेकर। उसके लिए हमें सर्वोच्च साथ देना चाहिए उनके परिवारों का, क्योंकि शहीद जो होता है वो देश का बेटा होता है, बन जाता है, और उसकी माँ देश की माँ बन जाती है। मैं आशीष धोंचक की लड़ाई लड़ूंगा और आशीष धोंचक के माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए कहीं तक भी लड़ूंगा। और मैं रक्षा मंत्री जी को एक पत्र दे के आऊँगा कि ऐसा एक कानून ले आया जाए कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, एक कानून बन जाए। जैसे अमित शाह जी ने नया कानून बनाया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सारा बदल दिया उन्होंने, वो बदल दिया और आज़ाद भारत का कानून लेके आए। बहुत बड़ी बात है, स्वागत योग्य। ऐसे ही शहीदों को, जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोहा लेते शहीद हो, उनके परिजनों को, माता पिता को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप, और अगर वो उसकी वाइफ है उसको भी उसमें हिस्सा, और माँ बाप को पेंशन, उसकी वाइफ को पेंशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, ताकि हर माँ अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को देश की लड़ाई के लिए सेना में भेजे। देश की सेना का मनोबल अगर टूट गया तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज की मेरी मोटी सी बात यही है। कोई आपकी तरफ से सवाल हो तो बताओ। और एक मैं और मांग करता हूं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्रेस सारी नए साल पे, अमित शाह जी आपने बहुत बढ़िया कानून बनाए, नए कानून बनाए, आज़ाद भारत के कानून बनाए। 376 के अंदर बहुत सख्ती से फैसला लिया आपने
नए कानून को मैं जो पढ़ रहा था, उसमें बहुत ज़बरदस्त फैसला लिया आपने। लेकिन जिन लोगों के ऊपर 376 का झूठा केस दर्ज होता है, क्या उतनी ही सजा उस लड़की को बनाने का कानून बनेगा? क्या जिसके ऊपर, आदमी के ऊपर फर्जी केस दर्ज होता है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं होती? कोई केस दर्ज नहीं हुआ, सिंगल केस दर्ज नहीं हुआ। 182 के अंदर 30 दिन की सजा है और वो भी साबित नहीं होता। ये फैसला देश की अदालतों को लेना होगा। जब उनको और देश के गृह मंत्री को इस नए कानून में ऐसा सेक्शन जोड़ना होगा कि अगर कोई लड़की किसी के ऊपर फर्जी 376 का केस दर्ज करवाती है तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी सजा आरोपी को, जिसके ऊपर लग रहा है, उसका दाग कौन धोएगा? वो भी किसी माँ का बेटा होता है, वो भी किसी बहन का भाई होता है, वो भी किसी बच्चे का बाप होता है, वो भी किसी औरत का आदमी होता है। उसकी भावनाएं भी हाथ होती हैं। जो पत्रकार साहब आपने बात कही, मैं 182 की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 182 है वो एक कलंदरा है, दैट इज़ नॉट FIR। पुलिस कलंदरा देती है कोर्ट में, कोर्ट सम्मन करता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं तो नए कानून में ये सेक्शन बने कि अगर कोई साबित होता है कि ये लड़की ने झूठा फंसाया तो उतने उस सेक्शन में, रेप के सेक्शन में जितनी सज़ा उसको मिलनी थी उतनी सज़ा वो औरत भुगत के आए, ताकि क्योंकि नारी शक्ति को भी बदनाम करने की ये साजिशें होती हैं पैसे के लालच में। आप पत्रकारों के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं, पत्रकार ब्लैकमेल करते हैं। पत्रकारों को किसने अप्रिशिएशन दिया जब पत्रकारों ने कोरोना काल में जीरो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टिंग की? आंधी तूफान बरसात में रिपोर्टिंग करते हैं। एलिगेशन लगाने वाले आपके ऊपर सारे आ जाते हैं। पत्रकार ब्लैकमेलर होते हैं, ऐड मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है, काम करके दिखाइए। पत्रकारों को, मैं हरियाणा के पत्रकारों को साधुवाद देता हूँ और खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, आपसे बहुत उम्मीद है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ऊर्जा है। जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं इनको और ताकत दी जाए, इनकी एक्रीडेशन की जाए, इनको मान्यता दी जाए, इनकी तनख्वाह फिक्स की जाए, इनको फ्री पॉलिसियाँ करवा के दी जाएँ। आज जितना काम सोशल मीडिया कर रही है, अगर कोई सोशल मीडिया का आदमी गलत खबर चला रहा है तो उसके लिए कानून अपना काम करता है। अगर कोई खबर गलत दिखाएगा, कानून में हर तरह का सेक्शन है। अदरवाइज सोशल मीडिया ने एक देश के अंदर एक क्रांति, जैसे हरित क्रांति, जैसे भगत सिंह ने मरने के बाद एक क्रांति पैदा की थी और पूरे देश के युवाओं में मूवमेंट खड़ी हो गई थी। आज जो है सोशल मीडिया, अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता ये बात मेरी अब तक कहाँ पहुँच गई हो। तो मैं आप लोगों के लिए भी हरियाणा सरकार से, नैब सैनी सरकार से मांग करूँगा कि वेब चैनल, चाहे किसी के व्यूज 1000 हों, किसी के 2000 हों, किसी के 5000 हों, किसी के 50,000 हों, किसी के 50 लाख हों, उनको बांटा ना जाए। उनको जो है उनका मोरल बूस्ट किया जाए, ताकि ये जो रोज़गार है ये भी रोज़गार है। इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड रोज़गार है। इन्होंने, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरुआत की थी, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और उनके टाइम में पत्रकारों को ताकत भी थी। तो मैं आप सबका फिर एक बार नए साल पे बधाई देता हूँ। कोई आपने कुछ सवाल करना तो बताओ। कौमी एकता की बात आप कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर आप सर जा रहे हैं, आपने अमित शाह से मिलना, सर आप क्यों नहीं खुफिया विभाग का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं? किस चीज़ का खुफिया विभाग? तो जानकारियाँ सारी हैं कि बाहर से आ रहे हैं वहाँ पर। एक मिनट सर, अगर आज भगत सिंह जिंदा होता तो वो रोता। भगत सिंह को आप क्या सोच रहे हो आतंकवादी बताने वाले नहीं हैं? आज भी हैं। हमें भी कहते हैं वीरेश चंडेला सुरक्षा लेने के लिए आतंकवाद के खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूं कि हर देशवासी को आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए और उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर सुरक्षा ही क्राइटेरिया है। ये वो पानीपत है जहां 2002 में बलबीर पाल शाह जी ने मेरे आतंकवाद विरोधी रथ का स्वागत किया था। सोनीपत में चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक कांग्रेस के MP थे, उन्होंने स्वागत किया था। करनाल, तरावड़ी, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, सरहिंद, खन्ना, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, जम्मू, उधमपुर, यहाँ मेरे स्वागत हुए थे। 2002 में मेरे पास एक सिंगल गनमैन नहीं था। मैं कल का मरता हूँ, आज मरूँ, लेकिन मरूँ बम से, मरूँ गोली से, मरूँ देश की एकता और अखंडता के लिए।
जहाँ तक आपने बात कही खुफिया एजेंसी, कहाँ है खुफिया एजेंसियाँ? वेयर इज खुफिया एजेंसियाँ? किन खुफिया एजेंसियों की बात कर रहे हो? जिन खुफिया एजेंसियों को यह नहीं पता है कि सिविल सेक्रेटरीट पंजाब उड़ा दिया, सरदार बेन सिंह चीफ मिनिस्टर उड़ा दिया। आप अतीत में जाओ, इतिहास का देखो, प्रताप सिंह कैरो पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जिसको सोनीपत मार दिया। सरकारें बदल चुकी हैं, आप इनका नाम लेते हैं, अमित शाह का। एक मिनट, मैं आपको बड़ी वहीं आ रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट सर। देखिए 26/11 किसके कारण हुआ? खुफिया फेलियर। पार्लियामेंट अटैक किस लिए हुआ? खुफिया फेलियर। पठानकोट एयरबेस किसके कारण हुआ? खुफिया फेलियर। उड़ी पे अटैक किसके कारण हुआ? खुफिया फेलियर। कहां कहां की गणवाऊं? कानून, अमित शाह कानून लेकर आए। अब नफे सिंह राठी सिक्योरिटी मांगता रहा बहादुरगढ़ से, जो आपसे कुछ ही दूरी पे है, उसको मार दिया गया, गैंगस्टरों द्वारा मार दिया गया। क्या उस एसपी पे मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उस सीआईडी चीफ पे मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उस सीआईडी ऑफिसर पे मुकदमा दर्ज हुआ जिसने ये रिपोर्ट दी थी कि नफे सिंह राठी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या आईबी के अधिकारी जो है परमात्मा हो गए कि उनके लिखे हुआ? नो। देश संविधान हमें सरकारें हमारे ऊपर सुरक्षा देके एहसान नहीं कर रही। अगर एक देश के स्ट्रीट मैन को भी, एक रेडी वाले को भी अगर खतरा है, तो देश का संविधान उसको सुरक्षा देने के लिए तय करता है। तो खुफिया एजेंसियों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाए कि अगर खुफिया एजेंसियों के फेलियर से कोई देश की एकता और अखंडता में खलल पड़ती है, तो खुफिया एजेंसियों के खिलाफ उसी नेचर का मुकदमा दर्ज किया जाए। खुफिया एजेंसियों के फेलियर के कारण बेन सिंह शहीद हुआ। खुफिया फेलियर के कारण प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मारी गई। आप ये बात करें नेशन फर्स्ट की बात है, मान लिया आपकी नेशन फर्स्ट की बात आपकी ठीक है, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं अमित शाह और मोदी, क्यों ना सर आप एक जत्था लेके जाते हैं उनके पास? किसान भी तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए, आप जाके मिलाए सर पहले। आप भी अपने जत्थे ले जा सकते हैं, आपकी यूनिट है, पूरा हरियाणा देखते हैं आप, पुलिस आपके पास है, कौन रोकेगा आपको अपनी बात रखने के लिए? आपका सवाल जो है वो बड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। आप पूछना क्या चाह रहे हो मेरे से? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो एंटी टैक्स फंड है ये पूरे आप पूरा पक्षम है सर, आप हर काम कर रहे हैं, नेशनल पक्ष के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो बातें सर आप हमें बता रहे हैं इसके लिए आप क्यों व्यक्तिगत रूप से सर उन केंद्र सरकार में जाते हैं? आपने मेरी बात सुनी कि हम रक्षा मंत्री को तो आशीष धोनचक के लिए मिलेंगे, अमित शाह को अलग ज्ञापन देंगे। हम अपनी लड़ाई, नेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है भाईजान, जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो ऐसा नहीं है उसमें अमल नहीं होता, अमल होता है। हम जाएंगे, अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे, हमारे पास भी प्रोटेस्ट का रास्ता है, हमारे पास भी दूसरे तीसरे रास्ते हैं। और आपने किसानों की बात की, मैं भारत के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा चिंतित है जगदीश सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेके। मैं भारत के प्रधानमंत्री से दोनों हाथ जोड़ के, पानीपत की वो धरती जहाँ विश्व के 3 युद्ध हुए, मैं अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्रियों को कहना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे थे पहले पूछे तेरी रजा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी वहाँ जाएँ और उनको कहें कि जो आपकी मांग है हमने मान ली। इस देश में जवान और किसान का अगर सम्मान नहीं है तो ये देश आज भी ख़त्म है और कल भी ख़त्म है। देश में जय जवान जय किसान का नारा तभी जीवित होगा जब जवान और किसान का सम्मान होगा। थैंक यू। लो अभी चाह पानी।